रॉबर्ट कियोसाकी की किताब इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू की शुरुआत एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से होती है। क्या पैसा आपको अमीर बनाता है? इस सवाल का जवाब वे कुछ हटकर तरीके से देते हैं। उनके अनुसार केवल पैसा होना किसी को अमीर नहीं बनाता। अगर किसी के पास वित्तीय शिक्षा नहीं है तो ज्यादा पैसा होने के बावजूद वह गलत फैसलों, ज्यादा खर्चों और कर्जों की वजह से और गरीब हो सकता है। कियोसाकी का मानना है कि असली दौलत इस बात से तय होती है कि आप पैसों को कितनी समझदारी से संभालते हैं, न कि आप कितना कमाते हैं। उनके अनुसार आर्थिक सफलता और आजादी की असली कुंजी है आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल आईक्यू। किताब में कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय समझ 5 मुख्य पहलुओं से बनती है। सबसे पहले वह इस बात पर जोर देते हैं कि हमें पैसे कमाने के तरीके को समझना चाहिए। वे पारंपरिक आमदनी जैसे नौकरी या वेतन से मिलने वाले पैसे और पैसिव इनकम जैसे प्रॉपर्टी या निवेश से आने वाली आय के बीच फर्क समझाते हैं। उनका मानना है कि केवल मेहनत करने से जरूरी नहीं कि आप अमीर बने, समझदारी से काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे सलाह देते हैं कि लोग ऐसी आय के स्रोत बनाएं जो बिना लगातार मेहनत के भी पैसा देते रहें। दूसरे पहलू में वे इस बात पर बात करते हैं कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। टैक्स और महंगाई जैसे मुद्दे हमारे पैसे को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। कियोसाकी अवैध टैक्स चोरी की वकालत नहीं करते, बल्कि वे ऐसी कानूनी टैक्स रणनीतियां अपनाने की सलाह देते हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं ताकि उनका टैक्स बोझ कम हो सके। उनका कहना है कि टैक्स सिस्टम को समझना एक जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है वित्तीय शिक्षा का। तीसरे भाग में वे यह बताते हैं कि पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च किया जाए, यानी हमें बजट बनाना और अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना आना चाहिए। वे अच्छे खर्चों जैसे शिक्षा, निवेश और बुरे खर्चों जैसे कर्ज, गैरजरूरी चीजों पर खर्च में फर्क करने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार सोच में बदलाव लाना जरूरी है। पैसे को ऐसे देखें जैसे वह आपकी आजादी का साधन हो, न कि बोझ। चौथा हिस्सा पैसे के लेवरेज या उपयोग से जुड़ा है। आमतौर पर लोग कर्ज को बुरा मानते हैं, लेकिन कियोसाकी इसे एक ताकत मानते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। उनका मानना है कि उधार और दूसरों के पैसे को सही रणनीति के साथ इस्तेमाल करके हम अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह तभी फायदेमंद होता है जब व्यक्ति जोखिमों को भी अच्छी तरह से समझे। आखिर में वे बताते हैं कि वित्तीय जानकारी को लगातार अपडेट करते रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि समय के साथ बाजार, कानून और अर्थव्यवस्था बदलते रहते हैं। इसलिए अगर हम वही पुरानी जानकारी पर टिके रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वे सुझाव देते हैं कि हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, सही लोगों से मिलना चाहिए और ऐसे मेंटर्स से सीखना चाहिए जो हमसे ज्यादा जानते हों। यही आदतें हमारे फाइनेंशियल आईक्यू को मजबूत करती हैं। पूरी किताब में कियोसाकी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि स्कूल हमें असल जिंदगी की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करते। उनका मानना है कि वित्तीय शिक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें खुद उठाना चाहिए और जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस अनुवाद को पीडीएफ में भी बदल सकता हूं या ऑडियो रूप में सुनने लायक बना सकता हूं। क्या आपको उसकी जरूरत है? अध्याय 1 वित्तीय बुद्धिमत्ता क्या है? इस अध्याय की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय बुद्धिमत्ता की अवधारणा को एक आवश्यक कौशल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे दुर्भाग्यवश पारंपरिक शैक्षणिक प्रणाली में नहीं सिखाया जाता। वह पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हैं जो लोगों को केवल नौकरी पाने योग्य बनाती है,
लेकिन उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त नहीं करती। कियोसाकी के अनुसार शैक्षणिक बुद्धिमत्ता, जो डिग्री और अंकों से मापी जाती है, और व्यावसायिक बुद्धिमत्ता, जो कार्यस्थल में उपयोग होती है, से अलग है वित्तीय बुद्धिमत्ता, जो पैसे को समझदारी से कमाने, बचाने और बढ़ाने की क्षमता है। कियोसाकी अपने प्रसिद्ध दो पिताओं की कहानी से यह अंतर स्पष्ट करते हैं। एक अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, जो एक सफल व्यवसायी थे, और एक गरीब पिता, उनके अपने पिता, जो एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन वित्तीय समझ में कमजोर थे। इस विरोधाभास के माध्यम से वह यह दिखाते हैं कि पारंपरिक शिक्षा लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता के बजाय नौकरी की सुरक्षा की ओर प्रेरित करती है। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि वित्तीय बुद्धिमत्ता ही असली धन निर्माण का आधार है, जबकि गरीब पिता ने स्थायी नौकरी, पेंशन और बचत को प्राथमिकता दी। कियोसाकी वित्तीय आईक्यू शब्द का परिचय देते हैं, जिसे वह एक मापनीय और विकसित की जा सकने वाली क्षमता के रूप में देखते हैं, जैसे कि आईक्यू बौद्धिक स्तर या ईक्यू भावनात्मक बुद्धिमत्ता। वह मानते हैं कि हर व्यक्ति के पास यह वित्तीय आईक्यू होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे विकसित नहीं करते। इस कारण से वे वित्तीय रूप से असुरक्षित रह जाते हैं। यह केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पैसे की रक्षा करना, बजट बनाना, निवेश के माध्यम से लाभ लेना और लगातार वित्तीय जानकारी को अपडेट करना शामिल है। कियोसाकी का तर्क है कि आज के आर्थिक माहौल में, जहां वित्तीय संकट, महंगाई और कर्ज बढ़ रहा है, वित्तीय रूप से बुद्धिमान होना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सिर्फ मेहनत करना अब टिकाऊ समाधान नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए गहरी वित्तीय समझ जरूरी है। वह पारंपरिक सलाह जैसे पैसे बचाओ या खर्च कम करो को भी अधूरा मानते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण केवल बचत करना व्यावहारिक लाभ नहीं देता। वह यह भी बताते हैं कि सरकारें आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर और पैसा छापती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है, टैक्स ज्यादा लगते हैं और मुद्रा की कीमत गिरती है। यदि कोई यह नहीं समझता कि अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करनी है, तो यह व्यवस्था उसके धन को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। इसलिए कियोसाकी अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं लें और सरकार या नियोक्ता पर निर्भर न रहें। वह इसे स्वजिम्मेदारी कहते हैं, जो वित्तीय बुद्धिमत्ता की नींव है। अध्याय के अंत में वह जोर देते हैं कि वित्तीय बुद्धिमत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना बचाते हैं। वह पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है और वह कितनी पीढ़ियों तक चलता है। दूसरों को दोष देने की मानसिकता, चाहे वह सरकार हो, नियोक्ता हो या अर्थव्यवस्था, से बचने की सलाह देते हुए वह पाठकों को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, तार्किक सोच अपनाने और समझदारी से जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 2:5 वित्तीय आईक्यूज। दूसरे अध्याय में कियोसाकी वित्तीय बुद्धिमत्ता के 5 मुख्य घटकों का परिचय देते हैं, जिन्हें वह 5 वित्तीय आईक्यूज कहते हैं। ये केवल अवधारणात्मक बातें नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक क्षेत्र हैं जिन्हें समझकर कोई व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। ये पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, और एक में सुधार करने से अन्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला वित्तीय आईक्यू है पैसा कमाना। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग केवल नौकरी के जरिए पैसा कमाने पर केंद्रित होते हैं, जिससे उनकी आय सीमित रह जाती है। इसके बजाय वह उद्यमिता और निवेश पर आधारित सोच को विकसित करने की बात करते हैं। अमीर लोग ऐसे संपत्ति बनाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक व्यवसाय, जो लगातार नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। वह सक्रिय आय, जो श्रम से मिलती है, और निष्क्रिय आय, जो निवेश से आती है, के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं और सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को सक्रिय से निष्क्रिय आय की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरा आईक्यू है अपने पैसे की सुरक्षा करना।
इसके अंतर्गत टैक्स, महंगाई, धोखेबाज और कानूनी खतरे जैसे कारक आते हैं। अमीर लोग अपने धन की रक्षा के लिए कंपनियां, ट्रस्ट आदि जैसे कानूनी ढांचे का उपयोग करते हैं। बीमा, वसीयत और संपत्ति सुरक्षा की रणनीतियां भी इस भाग का हिस्सा हैं। वह कहते हैं कि टैक्स से बचने के लिए केवल विशेषज्ञ सलाह ही काफी नहीं, व्यक्ति को खुद भी पर्याप्त समझ होनी चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। तीसरा आईक्यू है पैसे का बजट बनाना। परंपरागत बजट बनाने की सलाह अक्सर खर्च कम करने पर जोर देती है, लेकिन कियोसाकी बजट को पैसे के प्रवाह पर नियंत्रण का सक्रिय माध्यम मानते हैं। वह लोगों को खर्च करने वाले, बचत करने वाले और बजट बनाने वाले 3 श्रेणियों में बांटते हैं और कहते हैं कि बजट बनाने वाले ही दीर्घकालिक निवेश और संपत्ति निर्माण में सक्षम होते हैं। उनके अनुसार बजट का उद्देश्य कमी नहीं, बल्कि सशक्तिकरण होना चाहिए। चौथा आईक्यू है पैसे का लाभ उठाना यानी निवेश करना। कियोसाकी स्पष्ट करते हैं कि केवल पैसा होना काफी नहीं है, धन की समझ होना जरूरी है। बिना ज्ञान के किया गया निवेश अक्सर नुकसान का कारण बनता है। समझदार निवेशक जोखिम, बाजार के चक्र और अवसरों का मूल्यांकन करना जानते हैं। वह अन्य लोगों का पैसा, ओपीएम, और अन्य लोगों का समय, ऑप्ट, जैसे साधनों का उपयोग कर लाभ बढ़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि यह सब समझदारी से और रणनीति के साथ किया जाना चाहिए। पांचवा आईक्यू है अपनी वित्तीय जानकारी को लगातार सुधारना। कियोसाकी कहते हैं कि आज के सूचना युग में अज्ञानता क्षमय नहीं है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि हर जानकारी उपयोगी नहीं होती। स्कूलों और मीडिया द्वारा दी गई बहुत सी जानकारी पुरानी या पक्षपाती होती है। वह पाठकों को किताबें, सेमिनार, सलाहकार और वास्तविक जीवन के अनुभवों से लगातार सीखते रहने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्ष: किताब के पहले 2 अध्यायों में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को एक ऐसा कौशल बताते हैं जिसे कोई भी सीख सकता है और समय के साथ विकसित कर सकता है। वह बताते हैं कि आज की अनिश्चित और जटिल अर्थव्यवस्था में वित्तीय समझ अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। अमीर पिता और गरीब पिता की तुलना के माध्यम से वह यह समझाते हैं कि धन अर्जन का मूल कारण केवल शिक्षा नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार और रणनीतिक क्रियान्वयन है। वह पारंपरिक सलाह, जैसे पैसे बचाना, कम खर्च करना या सरकार पर निर्भर रहना, की आलोचना करते हैं और इसके स्थान पर वित्तीय शिक्षा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और रणनीतिक जोखिम लेने की वकालत करते हैं। कियोसाकी पाठकों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि धन केवल आय का परिणाम नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, अनुशासन और जागरूकता का परिणाम है। 5 वित्तीय आईक्यूज पैसा कमाना, बचाना, बजट बनाना, निवेश करना और जानकारी सुधारना एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो सकता है। यह सब आसान नहीं है, लेकिन लगातार सीखने और सोच में बदलाव से यह संभव है। उनका दृष्टिकोण सशक्तिकरण पर आधारित है। जब हम पैसे को एक कौशल के रूप में देखते हैं, तो इसका डर और रहस्य खत्म हो जाता है। हर कोई, चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हो, अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकता है, अगर वह अपने क्षेत्र में लगन और शिक्षा के साथ प्रयास करे। अंततः ये अध्याय एक आह्वान की तरह है, यह कहने के लिए कि यदि आप अपने वित्तीय भविष्य के नियंत्रण को अपने हाथों में नहीं लेते, तो कोई और नहीं लेगा। वित्तीय बुद्धिमत्ता इस नए युग की अनिवार्य जीवन कला है। जो लोग इसे विकसित करते हैं, वही बदलती अर्थव्यवस्था में न सिर्फ जीवित रहेंगे, बल्कि समृद्ध भी होंगे। अध्याय 3 वित्तीय बौद्धिकता 1 अधिक पैसा कमाना।
इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय समझदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अधिक पैसा कमाने की क्षमता विकसित करे। इसके लिए जरूरी है कि पारंपरिक 9 से 5 नौकरी के ढांचे से बाहर सोचें। उनका मानना है कि केवल वेतन पर निर्भर रहना वित्तीय स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यह न केवल आपकी आय की सीमा तय करता है, बल्कि आपको नौकरी छूटने या वेतन रुकने के खतरे में भी डाल देता है। कियोसाकी यह स्पष्ट करते हैं कि एक से अधिक आय के स्रोत बनाना आवश्यक है। इस अध्याय का मुख्य विचार उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप है। कियोसाकी यह कहते हैं कि भले ही किसी और के लिए काम करना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन इससे आपको न तो आज़ादी मिलती है और न ही वह धन संपत्ति बनाने की क्षमता जो एक उद्यमी को मिलती है। वह बताते हैं कि उद्यमी अपने समय, कौशल और संसाधनों का ऐसा लाभ उठाते हैं जो एक कर्मचारी के लिए संभव नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को पारंपरिक अर्थों में उद्यमी बनना ही पड़े, लेकिन उद्यमशील सोच अपनाना जरूरी है ताकि वित्तीय बौद्धिकता बढ़ाई जा सके। उद्यमिता के कई रूप हो सकते हैं, कोई व्यवसाय चलाना, साइड हसल्स करना, निवेश करना या ऐसे सिस्टम तैयार करना जो स्थायी आमदनी दें। यहाँ मुख्य विचार यह है कि धन तब बनता है जब आप ऐसी संपत्तियां एसेट्स बनाते हैं जो नकद प्रवाह कैश फ्लो पैदा करती हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, निवेश पोर्टफोलियो हो या बौद्धिक संपदा हो। कियोसाकी आमदनी को केवल जीविका चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि समृद्धि का साधन मानने की सलाह देते हैं। वे समय और पैसे के लेवरेज की बात भी करते हैं। पारंपरिक तरीका है कि आप मेहनत से पैसा कमाएं, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे दूसरों के पैसे ओपीएम, दूसरों के समय ऑप्ट और दूसरों की विशेषज्ञता ओप का इस्तेमाल करना जानते हैं। इस तरह वे अपने प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी तरीके से आमदनी बढ़ा सकते हैं। कियोसाकी पूंजीवाद कैपिटलिज्म के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं कि पूंजीवाद उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो योजनाबद्ध जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। व्यवसाय या निवेश के जरिए नकद प्रवाह उत्पन्न करना इस व्यवस्था का हिस्सा है। वे पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे जोखिम को स्वीकार करें और असफलता से न डरें, क्योंकि असफलता का डर ही लोगों की प्रगति रोक देता है। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा को निरंतर सुधारना जरूरी है। इसका मतलब पारंपरिक शिक्षा नहीं, बल्कि स्वयं को पैसे के सिद्धांतों, निवेश, टैक्स और धन प्रबंधन की समझ में शिक्षित करना है। इससे व्यक्ति न केवल धन बनाने के अवसर पहचान सकता है, बल्कि महंगी गलतियों से भी बच सकता है। इस अध्याय का सार यही है कि केवल वेतन की सीमाओं से बाहर निकलें और अपने संसाधनों, समय, पैसा, ज्ञान का उपयोग करके धन सृजन करें। उद्यमशील, लचीला और सक्रिय बनकर अधिक आय के स्रोत तलाशना ही वित्तीय समझदारी की दिशा में पहला कदम है। अध्याय 4 वित्तीय बौद्धिकता 2 अपने धन की सुरक्षा। जहां अध्याय 3 पैसे कमाने पर केंद्रित था, वहीं अध्याय 4 उस धन की सुरक्षा करने के महत्व पर आधारित है। कियोसाकी बताते हैं कि जितना जरूरी पैसा बनाना है, उतना ही जरूरी है उस धन को सुरक्षित और संरक्षित रखना। धन की सुरक्षा का पहला सिद्धांत है जोखिम प्रबंधन। कई लोग इसलिए धन नहीं गंवाते क्योंकि वे पैसा नहीं कमा पाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने धन की रक्षा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो अच्छा पैसा कमाता है, अगर वह विविधता डाइवर्सिफिकेशन न रखे, बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करे या धोखाधड़ी में फंस जाए, तो उसकी सारी संपत्ति खत्म हो सकती है। जोखिम प्रबंधन का एक प्रमुख पहलू है बीमा। कियोसाकी बीमा को एक आवश्यक सुरक्षा साधन मानते हैं।
वह बताते हैं कि बीमा के बिना व्यक्ति अप्रत्याशित घटनाओं जैसे दुर्घटनाओं, बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं के सामने आर्थिक रूप से असुरक्षित होता है। अमीर लोग अक्सर जटिल बीमा ढांचे अपनाते हैं ताकि उनकी संपत्तियां मुकदमों या अन्य जोखिमों से बची रहें। हालांकि वह यह भी चेतावनी देते हैं कि अनावश्यक बीमा लेना नुकसानदेह हो सकता है। सही संतुलन आवश्यक है, इतनी सुरक्षा की जोखिम कवर हो जाए लेकिन प्रीमियम का खर्च गैरजरूरी न हो। लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार सही बीमा चुनने और फिजूल खर्च से बचने की सलाह दी जाती है। धन की सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण भाग है टैक्स प्लानिंग। कर धीरे धीरे संपत्ति को खत्म कर सकते हैं और अमीर लोग टैक्स कम करने के वैध रास्तों पर काफी ध्यान देते हैं। निवेश, रियल एस्टेट और व्यवसाय की सही संरचना से टैक्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। टैक्स कानूनों की समझ भी जरूरी है क्योंकि हर आमदनी स्रोत पर टैक्स अलग होता है, जैसे वेतन, किराया, पूंजी लाभ आदि। कियोसाकी कानूनी जोखिमों से बचाव की बात भी करते हैं। मुकदमे संपत्ति के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसलिए वे ट्रस्ट, कंपनियों या एलएलसी जैसी कानूनी संरचनाएं अपनाने की सलाह देते हैं जो संपत्ति को निजी खतरे से अलग कर देती हैं। वे यह भी बताते हैं कि केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना भी जोखिमपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ है विविध स्रोतों से आय प्राप्त करना। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या सोना चांदी जैसे वैकल्पिक निवेशों में विविधता रखनी चाहिए। अंततः वे दोहराते हैं कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर व्यक्ति को टैक्स, जोखिम, कानूनी सुरक्षा और निवेश की समझ नहीं है तो वह बड़ी गलतियां कर सकता है और अपना धन खो सकता है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू की ये दो प्रमुख अवधारणाएं अधिक पैसा कमाना और उसे सुरक्षित रखना वित्तीय सफलता की नींव हैं। केवल अधिक आय होना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उस आय को जोखिमों, टैक्स और कानूनी चुनौतियों से बचाया न जाए। कियोसाकी पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे पारंपरिक नौकरी की सीमाओं से बाहर सोचें, उद्यमशील बनें और वित्तीय ज्ञान प्राप्त करते रहें। साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि वे अपने धन को बचाने के लिए जोखिम प्रबंधन, बीमा, टैक्स योजना और विविध निवेश की रणनीति अपनाएं। उनका स्पष्ट संदेश है, धन बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसे समझदारी से संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। और यह सब संभव है एक मजबूत वित्तीय शिक्षा के माध्यम से। अध्याय 5 वित्तीय बुद्धिमत्ता 3 अपने पैसों का बजट बनाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन और बजट बनाने की प्रक्रिया की अहमियत पर चर्चा करते हैं। लेकिन वे इसे सिर्फ खर्चों को ट्रैक करने तक सीमित नहीं रखते। पारंपरिक बजट बनाने की सोच जहां खर्च कम करने पर केंद्रित होती है, वहीं कियोसाकी का मानना है कि बजट का असली उद्देश्य रणनीतिक रूप से पैसा खर्च करना और ऐसे निवेश करना होना चाहिए जो संपत्ति पैदा करें। वे बताते हैं कि वित्तीय रूप से सफल और असफल लोगों के बजट बनाने के तरीकों में बड़ा फर्क होता है। कियोसाकी शुरुआत में बताते हैं कि पारंपरिक बजट आमतौर पर खर्चों को गिनने और उन्हें सीमित करने के लिए होता है, जो कि अल्पकालिक नकदी प्रवाह, कैश फ्लो के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि सच में सफल लोग बजट को एक गतिशील प्रक्रिया की तरह देखते हैं। वे खर्च घटाने से ज्यादा ध्यान इस पर देते हैं कि पैसा कहाँ निवेश किया जाए जिससे भविष्य में आय उत्पन्न हो। उनका जोर इस बात पर है कि केवल पैसे बचाने की सोच से ऊपर उठकर लोगों को निवेश की मानसिकता अपनानी चाहिए, ऐसी मानसिकता जो संपत्तियां बनाने पर केंद्रित हो। इस अध्याय में वे मानसिकता की भूमिका को भी बहुत अहम मानते हैं। वे समझाते हैं कि गरीब या मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग अपने खर्चों के हिसाब से बजट बनाते हैं और उनका मुख्य ध्यान होता है कि महीने में कितना खर्च करना है।
वहीं अमीर लोग बजट को इस नज़र से देखते हैं कि वे अपनी संपत्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। वे सोचते हैं कि कौन से खर्च जरूरी हैं और किन्हें घटाया जा सकता है, ताकि ज्यादा पैसा उन परिसंपत्तियों एसेट्स में लगाया जा सके जो आगे चलकर उन्हें लाभ दें। कियोसाकी यहाँ अपने प्रसिद्ध कैश फ्लो क्वाड्रेंट की भी चर्चा करते हैं, जो उन्होंने पहले अपनी किताब रिच डैड्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया था। इसमें वे बताते हैं कि लोग 4 श्रेणियों में आते हैं: एम्प्लॉई, नौकरी पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, बिजनेस ओनर, व्यवसायी, और इन्वेस्टर, निवेशक। नौकरी पेशा और स्वरोजगार लोग आमतौर पर खर्च घटाने और आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि व्यवसायी और निवेशक अपने पैसे को अपने व्यापार और निवेशों में पुनः निवेश करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए बी और आय क्वाड्रेंट की सोच अपनाना जरूरी है, और इस संदर्भ में बजट बनाना भी आय सृजन का उपकरण बन जाता है। अंततः वे दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। वे पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे केवल आज के खर्चों पर न सोचें, बल्कि यह सोचें कि आज का निर्णय उनके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। वे ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करने की सलाह देते हैं जो निष्क्रिय आय पैसिव इनकम उत्पन्न करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। अध्याय 6 वित्तीय बुद्धिमत्ता 4 अपने पैसे का लाभ उठाना लेवरेज। इस अध्याय में कियोसाकी लीवरेज यानी अपने धन के साथ साथ दूसरों के संसाधनों का प्रयोग कर संपत्ति बढ़ाने की रणनीति बताते हैं। उनका कहना है कि लीवरेज वित्तीय सफलता का एक बड़ा कारण है, और यही कारण है कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ा पाते हैं। वित्तीय दुनिया में लीवरेज का मतलब है उधार लिए गए पैसे से अपने निवेश पर लाभ को बढ़ाना। कियोसाकी बताते हैं कि समझदारी से इस्तेमाल किया गया लीवरेज बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा उधार लिया है और वह किराया देना शुरू कर देती है या उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उस संपत्ति का मूल्य घटता है या आप किश्तें नहीं भर पाते, तो नुकसान हो सकता है। कियोसाकी पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं कि ऋण यानी कर्ज हमेशा बुरा होता है। वे अच्छे ऋण और बुरे ऋण के बीच फर्क करते हैं। अच्छा ऋण वह है जो आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियां खरीदने में मदद करे, जैसे रियल एस्टेट में निवेश। जबकि बुरा ऋण वह है जो उपभोग की चीजों पर खर्च हो, जैसे क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, जो सिर्फ खर्च पैदा करता है। अच्छा ऋण नकदी प्रवाह पैदा करता है, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता है। वे यह भी बताते हैं कि लीवरेज को समझने के लिए वित्तीय साक्षरता जरूरी है। लोगों को ऋण, क्रेडिट लाइन और व्यावसायिक वित्त जैसी वित्तीय उत्पादों की जानकारी होनी चाहिए। इन उत्पादों के नियम और शर्तों को समझना जरूरी है ताकि उनका सही और प्रभावी इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ वे यह भी कहते हैं कि केवल पैसे का नहीं, बल्कि लोगों के समय और विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जा सकता है। सफल कारोबारी और निवेशक दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करते हैं, कर्मचारी, साझेदार या सलाहकारों के रूप में। यही सोच किसी व्यवसाय को बढ़ाने या निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत करने में मदद करती है। अध्याय 7 वित्तीय बुद्धिमत्ता 5 अपने वित्तीय ज्ञान को बेहतर बनाना। अंतिम अध्याय में कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि सही वित्तीय जानकारी तक पहुंच और उसे समझना वित्तीय सफलता की कुंजी है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में वित्तीय बुद्धिमत्ता लगातार सीखने और अपडेट रहने पर निर्भर करती है। वे समझाते हैं कि वित्तीय शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। जहां पारंपरिक शिक्षा लोगों को नौकरी के लिए तैयार करती है, वहीं वित्तीय शिक्षा लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तैयार करती है।
धन बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर हो, बाजार को समझे और वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाना सीखे। वे बताते हैं कि आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण जैसे वित्तीय दस्तावेजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे व्यक्ति या व्यवसाय की असली वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हें नियमित रूप से देखकर खर्च, कर्ज और संपत्तियों के बारे में समझ बनाई जा सकती है और बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। कियोसाकी यह भी कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि अनुभवी वित्तीय सलाहकारों और मार्गदर्शकों से सलाह लेना भी जरूरी है। सफल लोग अपने चारों ओर ऐसे विशेषज्ञ रखते हैं जो उन्हें जटिल वित्तीय निर्णयों में मदद कर सकें। वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं, जैसे निवेश ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो निर्णय लेने को आसान और तेज बनाते हैं। आज के दौर में नए तकनीकी टूल्स से खुद को अपडेट रखना भी जरूरी है। निष्कर्ष: इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू में रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करते हैं जिससे व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ सकता है। बजट बनाने, लीवरेज का इस्तेमाल करने और वित्तीय जानकारी को बेहतर बनाने के जरिए वे पाठकों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में वित्तीय सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि यदि व्यक्ति संपत्तियों में निवेश करना सीखे, कर्ज का समझदारी से इस्तेमाल करे और लगातार सीखता रहे, तो वह आर्थिक संघर्ष से बाहर निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अंततः वित्तीय बुद्धिमत्ता किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक कौशल है जिसे मेहनत, प्रतिबद्धता और सही सोच से हासिल किया जा सकता है। अध्याय 8: पैसे की ईमानदारी। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू के अध्याय 8 में रॉबर्ट कियोसाकी पैसे की ईमानदारी के सिद्धांत पर गहराई से विचार करते हैं। यह अध्याय एक साहसिक बयान से शुरू होता है। पैसे को स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं माना जा सकता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग पैसे को कैसे समझते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं, जो इसकी वैल्यू और प्रभाव को निर्धारित करता है। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि यह समझना जरूरी है कि पैसे को कैसे कमाया, खर्च किया और निवेशित किया जाता है, इसके नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं। वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि पैसे का अपना कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, इसके बजाय पैसे के साथ जुड़ी विश्वास प्रणाली ही उसे अर्थ देती है। आधुनिक दुनिया में पैसे का एक जटिल प्रणाली है जो आदान प्रदान और मूल्य संग्रहण के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह विश्वास पर आधारित है। इस प्रणाली में विश्वास सरकार, वित्तीय संस्थाओं और समाज में जिस प्रकार से हम रहते हैं उस पर। जब पैसे की ईमानदारी से समझौता किया जाता है, चाहे वह सरकारी महंगाई हो, आर्थिक अस्थिरता हो या कॉरपोरेट भ्रष्टाचार, तो यह प्रणाली ढह जाती है, जिससे व्यक्तियों के लिए खतरे उत्पन्न होते हैं। कियोसाकी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुत से लोग अपनी खुद की वित्तीय ईमानदारी के महत्व को नहीं समझते। वे व्यक्तिगत ईमानदारी और संपत्ति उत्पन्न करने की क्षमता के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो वित्तीय ईमानदारी रखता है, वह है जो अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, समझदारी से निर्णय लेता है और अपने वित्तीय निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। यह शॉर्टकट अपनाने या दूसरों का शोषण करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि वित्तीय निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और संपत्ति उत्पन्न करने की प्रक्रिया का सम्मान करना। इस अध्याय में कियोसाकी यह भी परिलक्षित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली छात्रों को पैसे की ईमानदारी के महत्व के बारे में क्यों नहीं सिखाती। जबकि स्कूल शैक्षिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अक्सर छात्रों को पैसे के प्रबंधन, निवेश और वित्तीय नैतिकता के बारे में शिक्षा देने में विफल रहते हैं।
कियोसाकी का संदेश यह है कि वित्तीय आईक्यू विकसित करने का मतलब है यह गहरी समझ विकसित करना कि पैसे की दुनिया में काम कैसे करता है और इसे सम्मान से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। अध्ययन यह बताता है कि पैसे की प्रणाली के बारे में समझना कितना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी पैसे के सिद्धांत को प्रकृति के नियमों से तुलना करते हैं। जैसे प्रकृति भौतिकी और जीव विज्ञान के नियमों का पालन करती है, वैसे ही पैसे भी अपने कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि आप इन नियमों को तोड़ते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह कियोसाकी के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति निर्माण यादृच्छिक नहीं होता, बल्कि यह उन सिद्धांतों द्वारा शासित होता है जिनके लिए समझ, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि व्यक्तियों को अपनी वित्तीय भलाई के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पैसे की ईमानदारी और यह कैसे व्यापक सामाजिक ढांचे के भीतर काम करता है, इसे समझकर लोग अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, वित्तीय जाल से बच सकते हैं और स्थायी संपत्ति बना सकते हैं। अध्ययन 9, अपने वित्तीय प्रतिभा का विकास करना। अध्ययन 9 में कियोसाकी वित्तीय प्रतिभा के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। यह शब्द उस क्षमता को संदर्भित करता है जो वित्तीय सिद्धांतों को इस तरह से समझने और लागू करने की होती है जिससे स्थायी संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय प्रतिभा प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं जुड़ी होती, यह एक सीखी हुई कला है जिसे कोई भी व्यक्ति शिक्षा, अभ्यास और वित्तीय वृद्धि के प्रति गहरे समर्पण से विकसित कर सकता है। कियोसाकी शुरू में यह बताते हैं कि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से बुद्धिमान नहीं होते। उन्हें अक्सर केवल वेतन कमाने के नजरिए से सोचना सिखाया जाता है, बिना यह समझे कि संपत्ति निर्माण के लिए व्यापक रणनीतियां क्या हो सकती हैं। कियोसाकी के अनुसार वास्तविक वित्तीय प्रतिभा उन 5 प्रमुख क्षेत्रों को समझने में निहित है: लेखा, निवेश, बाजारों को समझना, कानून और जोखिम प्रबंधन। अध्ययन यह भी बताता है कि वित्तीय प्रतिभा के मार्ग पर चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ एक साथ सीखना है, बल्कि इन 5 क्षेत्रों में धीरे धीरे डुबकी लगानी है। कियोसाकी पाठकों को किताबें पढ़ने, पाठ्यक्रम लेने, सेमिनारों में भाग लेने और ऐसे मार्गदर्शकों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं जो इस यात्रा में उनकी सहायता कर सकें। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के जीवन भर के पीछा करने का मामला है। कियोसाकी जोखिम लेने के महत्व पर भी बल देते हैं। वित्तीय प्रतिभा का विकास यह समझने में होता है कि जोखिम लेना संपत्ति निर्माण का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि कुंजी यह है कि आपको अंधे या अकल्पनीय जोखिम नहीं लेने चाहिए, बल्कि संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और ज्ञान और अनुभव पर आधारित सूचित निर्णय लेना चाहिए। वे यह बताते हैं कि एक समझदार निवेशक और एक अज्ञानी निवेशक के बीच का अंतर जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करने की क्षमता में है। इसके अलावा कियोसाकी उस मानसिकता पर भी चर्चा करते हैं जो वित्तीय प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। यह केवल ज्ञान अर्जित करने का विषय नहीं है, बल्कि निवेशक की मानसिकता विकसित करने का भी है। वे बताते हैं कि संपत्ति वाले लोग पैसे के बारे में सोचने के तरीके में मध्यवर्ग और गरीबों से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, अमीर लोग आय के कई स्रोत उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो पैसिव आय उत्पन्न करती हैं, जबकि मध्यवर्ग अक्सर जिम्मेदारियों में निवेश करता है या घटती संपत्तियों पर पैसा खर्च करता है। अध्ययन का निष्कर्ष एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है: कोई भी व्यक्ति वित्तीय प्रतिभाशाली बन सकता है यदि वे समय, प्रयास और संसाधनों का निवेश करने को तैयार हैं ताकि वे अपनी वित्तीय आईक्यू विकसित कर सकें। इसमें मानसिकता में बदलाव, निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता और विचारशील जोखिम लेने की इच्छा शामिल है,
ताकि दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके। अध्याय 10 अपने वित्तीय आईक्यू का विकास करना। अध्याय 10 में कियोसाकी वित्तीय आईक्यू के सिद्धांत में गहरी समझ प्रदान करते हैं, जिसे वे एक बहुआयामी कौशल सेट के रूप में वर्णित करते हैं, जो पैसे, निवेश और संपत्ति निर्माण के सिद्धांतों को समझने में शामिल होता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में, जो अकादमिक ज्ञान और विशिष्ट करियर कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, कियोसाकी का कहना है कि वास्तविक वित्तीय आईक्यू एक समग्र समझ विकसित करने के बारे में है कि वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है। यह अध्याय शुरुआत में यह समझाने से करता है कि वित्तीय आईक्यू कई महत्वपूर्ण घटकों से बना है, जिन्हें कियोसाकी इस प्रकार विभाजित करते हैं। लेखा वित्तीय बयानों जैसे बैलेंस शीट और आय विवरण को समझना सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। निवेश वित्तीय आईक्यू का मतलब यह भी है कि विभिन्न निवेश साधनों को समझना, जैसे शेयर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और अन्य संपत्तियां। बाजारों को समझना, यह जानना कि बाजार कैसे काम करते हैं, जैसे आपूर्ति और मांग, बाजार चक्र और आर्थिक तत्व। कानून वित्तीय और कानूनी प्रणालियों का ज्ञान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। जोखिम प्रबंधन जोखिम को समझना और उसे कम करने की क्षमता वित्तीय आईक्यू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्ययन यह भी बताता है कि पारंपरिक विधियों के अलावा अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी अन्य वित्तीय रूप से समझदार व्यक्तियों के साथ नेटवर्क बनाने और उनके अनुभवों से सीखने के महत्व को भी बताते हैं। अध्ययन के अंत में कियोसाकी यह याद दिलाते हैं कि वित्तीय आईक्यू का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है और जो सफल होना चाहते हैं, उन्हें नई प्रवृत्तियों, प्रौद्योगिकियों और वित्तीय उपकरणों के बारे में अद्यतित रहना चाहिए। निष्कर्ष, इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू एक आह्वान है उन लोगों के लिए जो अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हैं और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। कियोसाकी का कहना है कि अधिकांश लोगों की वित्तीय शिक्षा अपर्याप्त होती है और पारंपरिक स्कूलिंग उन्हें वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल नहीं सिखाती। उनका दृष्टिकोण पैसे, निवेश और संपत्ति निर्माण सिद्धांतों की समग्र समझ विकसित करने पर केंद्रित है, साथ ही यह भी कि पैसे को संभालने में ईमानदारी और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, 9 और 10 में कियोसाकी वित्तीय आईक्यू के विकास के लिए ईमानदारी, शिक्षा और मानसिकता के महत्व पर जोर देते हैं। कियोसाकी का अंतिम संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय आईक्यू में सुधार कर सकता है, अगर वह समर्पण के साथ इसे हासिल करने के लिए समय और प्रयास निवेश करता है।